हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। आई एम मुबारक खान, आपका दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया शॉर्ट में लिखा हुआ है। आई का मतलब है आयरन, डी का मतलब है डेफिशिएंसी एंड ए का मतलब है एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें भी अपन पढ़ने वाले हैं किसको, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी का सबसे मोस्ट कॉमन जो एनीमिया होता है वही होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एनीमिया कौन होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो सबसे पहले अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पढ़ने से पहले अपन पढ़ लेते हैं कि आयरन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। देखो सिंपल, जब हम आयरन खाते हैं हमारी डाइट के अंदर, हमने डाइट में लिया क्या, आयरन लिया। आयरन जैसे ही हमने लिया, ये हमारी जीआईटी का मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। इस तरह से होता है। देखो जैसे ही हमने डाइट ली माउथ के थ्रू, इसोफेगस में, इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में, जब हम डाइट में आयरन लेते हैं तो वो होती है Fe+3 के फॉर्म में। Fe+3 के फॉर्म में, Fe से इंडिकेट करते हैं आयरन को। तो आयरन जो है इस फॉर्म में होती है, Fe+3 फॉर्म में होती है। और जैसे ही ये स्टमक के अंदर जाती है तो स्टमक में पाया जाता है HCl नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। तो जैसे ही ये HCl प्लस Fe3 के साथ बाइंड होता है, Fe+3 के साथ बाइंड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 के अंदर। Fe+2 के अंदर ये फेरस सल्फेट होता है इसका नाम। तो ये फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फेरस जब कन्वर्ट होकर आगे जाता है तो जो ये पार्ट है ड्यूडिनम का, ठीक है, ड्यूडिनम, स्टमक हो गया, ड्यूडिनम हो गया। ड्यूडिनम के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है D1, एक होता है D2, एक होता है D3 और ये होता है D4, ठीक है। तो जो D1 वाला पार्ट है ना, D1 वाला आयरन का एब्जॉर्प्शन इस वाले पार्ट में होता है D1 में, ठीक है। तो जब जैसे ही ये आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में यहाँ पे पाया जाता है कौन, लिवर। तो ये जाकर यहाँ से कहाँ पे चला जाएगा, लिवर के अंदर, और लिवर में ये कन्वर्ट हो जाता है फेरेटिन में। फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, यही अपना आयरन। आयरन की जो फेरेटिन वाली, ये फेरेटिन जो होता है ये स्टोरेज फॉर्म होती है, स्टोरेज फॉर्म है ये, ठीक है। फेरेटिन यहाँ पर गया लिवर के अंदर, तो ये स्टोरेज फॉर्म है। और ये जाता कैसे है, जाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है इसको। तो ट्रांसपोर्ट जब ये होता है तो इसको मिलना पड़ता है किसके साथ, एपोप्रोटीन के साथ। एपोप्रोटीन के साथ, ये एपोप्रोटीन के साथ जब Fe+2 बाइंड होता है, तब जाकर ये कन्वर्ट होता है ट्रांसफेरिन में, ट्रांसफेरिन के अंदर। तो ट्रांसफेरिन जो होती है ये ट्रांसफर्ड फॉर्म होती है, मतलब इसको ट्रांसफर करने वाली फॉर्म होती है। और ट्रांसफर कहां पे होता है, ये लिवर के अंदर होता है। लिवर के अंदर ये जाकर किस में कन्वर्ट होता है, फेरेटिन में। फेरेटिन क्या होती है, ये इसकी स्टोरेज फॉर्म होती है। आई होप इसका मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, कि किस तरह से आयरन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, और इस एनीमिया को क्या बोलते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, वो एनीमिया जो आयरन की कमी की वजह से हो, उसको अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी मतलब होता है इसका कॉजेज, इसके कॉज क्या है, ठीक है, मतलब क्या कारण है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया हमें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आयरन ये किसकी वजह से होता है। ये हो सकता है अपन डाइट में कम ले रहे हो आयरन, ठीक है, डिक्रीज आयरन इन डाइट, ठीक है, आयरन कम ले रहे हैं अपन डाइट में। दूसरा कारण हो सकता है जीआईटी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया हो। मतलब ये 2 कारण हो सकते हैं मेनली, कि या तो डाइट में ही नहीं ले रहे अपन, या फिर जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब एब्जॉर्ब अपन ने पढ़ लिया कि एब्जॉर्ब कहां पे होता है, D1 में होता है, ड्यूडिनम में। अब D1 में एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा, उसका एक कारण हो सकता है कि इस
D1 वाले पार्ट को एक इन्फेक्शन हो गया होगा। कौन सा इन्फेक्शन? एनसाइलोटोमा ड्यूडिनाई। मतलब यह एक हुकवॉर्म इन्फेक्शन होता है, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, जो कि इसकी वजह से होता है एनसाइलोटोमा ड्यूडिनाई, जिसको अपन कहते हैं इस इन्फेस्टेशन को। अब जब इसमें ये D1 में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेस्टेशन हो जाएगा, तो क्या होगा? ये D1 वाला पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर D1 वाला पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, मतलब क्या कारण होता है कि एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयरन जब आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा होता है, आरबीसी मतलब हमारी होती है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यह भी हमारे ब्लड की एक इंपॉर्टेंट सेल होती है एंड जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो जब इसका प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन हो रहा होता है तो उसके लिए जरूरी होता है, एक तो होता है आयरन, एक होता है प्रोटीन, ठीक है, एक जरूरी होता है विटामिन्स। विटामिन्स में भी विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। इसको अपन B9 के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B9 के नाम से। तो इनकी मेनली नीड होती है हमें। क्यों होती है? देखो मैं बता देता हूं। आरबीसी में मेन कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तो है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। दूसरा क्या है? ग्लोबिन। हीम हो गया, दूसरा ग्लोबिन हो गया। तो ग्लोबिन तो हो गया प्रोटीन, जैसा कि अपन ने पढ़ा था अभी कि प्रोटीन की भी नीड होती है हमें आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा वाला ये ग्लोबिन, दूसरा वाला क्या है? हीम क्या होता है? ये एक पिगमेंट होता है, ये बनता है, ये जो हीम होता है, हीम किससे बनता है? ये हो गया हीम बनता है 4 पोरफायरिन से, 4 पोरफायरिन से बनता है। इतना समझ में आ गया? 4 पोरफायरिन किस तरह से होते हैं इसमें? देखो ये पोरफायरिन को मैं ना P से इंडिकेट कर रहा हूं, ऐसे होते हैं P, एक P हो गया, दूसरा P हो गया, तीसरा पोरफायरिन हो गया और ये चौथा पोरफायरिन हो गया। इस तरह से ये एक सर्कल होता है, एक चेन होती है पोरफायरिन की, 4 पोरफायरिन की एक सर्कल होती है। जब अपन ने एक पोरफायरिन को उठाकर देखा, तो देखा गया कि यहाँ पर ये भी कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है और वो कहलाते हैं पायरोल। उन स्ट्रक्चर को अपन ने क्या कहा? पायरोल कहा, ये पायरोल। लेकिन कितने पायरोल? ये भी 4 पायरोल है। एक पायरोल ये हो गया, दूसरा पायरोल ये हो गया, तीसरा पायरोल ये हो गया और चौथा पायरोल ये हो गया। ये इस तरह से एक पोरफायरिन के अंदर वाली स्ट्रक्चर है। जब अपन ने एक पोरफायरिन को उठाकर देखा तो उसमें 4 पायरोल मिले, 1 पायरोल, 2 पायरोल, 3 पायरोल, 4 पायरोल। तो ये एक पोरफायरिन के अंदर वाली स्ट्रक्चर थी। जब अपन ने एक पोरफायरिन, ये जब 4 स्ट्रक्चर देखे तो इसके बीच में भी अपन को कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी जो थी Fe+2 आयरन इसके बीच में प्रेजेंट था 4 पायरोल के अंदर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गई पोरफायरिन की। एंड पोरफायरिन किस में पाए जाते हैं? हीम के अंदर, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा एक हीमोग्लोबिन 4 पोरफायरिन से बनता है और एक पोरफायरिन 4 पायरोल से बनता है और इन 4 पायरोल के बीच में एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो यहां पर जरूरी होता है हमारे लिए हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का होना जरूरी होता है। तो जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे हमें आयरन की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आयरन नहीं आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर आयरन की कमी होगी तो उसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी
ऑफ आरबीसी। इस आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आरबीसी किस तरह की बनेगी, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसे होगी? तो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी होगी हाइपोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। ये इस तरह की इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। अभी इसको समझते हैं कि अपन जो ये साइटिक होता है ना, साइटिक ये इंडिकेट करता है आरबीसी के साइज को, और जो क्रोमिक होता है ना, क्रोमिक ये इंडिकेट करता है आरबीसी के कलर को। ठीक है, अब अब जो साइटिक है, साइज है, इसका मतलब है, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाइपो। हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है, और साइज का मतलब है साइज। तो इसके इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या बताना चाह रही है कि आरबीसी का जो साइज है वो कम होगा नॉर्मल से। नॉर्मल इसका साइज कितना होता है, 7.2 माइक्रोन बोल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 7.2 माइक्रोन इसका नॉर्मल साइज होता है। तो इस कंडीशन का कहने का मतलब क्या है कि हाइपोसाइटिक अगर कंडीशन है तो क्या होगा, इसका साइज कम होगा। अब क्यों होगा कम, पहले इसको देख लेते हैं हाइपोक्रोमिक क्या कहना चाहता है, उसके बाद में समझेंगे। हाइपोक्रोमिक कहना चाहता है कि हाइपोक्रोमिक का मतलब है कलर से इंडिकेट करता है, हाइपो है मतलब कम है, कलर भी कम है। तो कलर कम है मतलब आरबीसी का कलर कैसा है, कम। इसमें आरबीसी का कलर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये इसको बोलेंगे अपन हाइपोक्रोमिक। अब देखते हैं कि क्यों होता है ये हाइपोक्रोमिक एंड हाइपोसाइटिक। देखो अपन ने पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें आयरन का रोल था। आयरन को 4 पायरोल के बीच में रखा जा रहा था। ये 4 पायरोल है, इसके बीच में, इसकी बीच की स्ट्रक्चर में था अपना आयरन। ठीक है, तो अगर आयरन की कमी होगी या आयरन नहीं होगा तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी आरबीसी का जैसा बनना चाहिए उस तरह का नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आयरन कोई कंपोनेंट अगर कम है तो ऑब्वियसली उसमें आयरन अगर कम है तो उसका साइज कम होगा ऑटोमेटिकली। एंड अगर साइज कम है तो ये बात किसकी कर रहे हैं अपन, हीमोग्लोबिन की अपन बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी हीम की। तो अगर हीमोग्लोबिन, अगर आयरन नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा। अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बना तो कलर, आरबीसी को कलर देने वाला कौन है, हीमोग्लोबिन ही है। अगर आरबीसी हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है तो उसका कलर भी प्रॉपर नहीं होगा और साइज भी प्रॉपर नहीं होगा, साइज भी कम होगा, कलर भी कम होगा। इसीलिए बोलते हैं इसको अपन हाइपोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मॉर्फोलॉजी। ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में अपन को देखने को मिलेगी। अब बात करने वाले हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अगर आयरन कम हो गया तो उसको कैसे डायग्नोस करेंगे अपन इस आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। इसमें अपन कर सकते हैं फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट का मतलब है, देखो फीकल का मतलब होता है स्टूल से, ओकल्ट मतलब होता है हिडन, ओकल्ट का मतलब होता है हिडन एंड ब्लड टेस्ट अपन इसमें देखने वाले हैं। स्टूल के अंदर अपन ब्लड टेस्ट करने वाले हैं, मतलब अगर अपन को स्टूल के अंदर ब्लड दिखाई दे तो वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है तो वहां पर आयरन की कमी भी देखने को मिल सकती है। दूसरा अपन यहां पर देख सकते हैं आयरन सीरम लेवल, आयरन सीरम लेवल अपन चेक कर सकते हैं। तीसरा अपन यहां पर फेरेटिन का लेवल देख सकते हैं। फेरेटिन का लेवल देख सकते हैं अपन। फेरेटिन क्या होता है, ये स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की। तो अगर अपन आयरन की फेरेटिन लेवल, ये अगर अपन फेरेटिन लेवल चेक करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें कितना फेरेटिन प्रेजेंट है और कितना नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पता लगा लेंगे कि आयरन का लेवल कितना है। ठीक है, ये हो गया इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद में बात करते हैं अपन मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में अपन देखेंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट में अपन ट्रीट करेंगे इसकी, अपन ने पढ़ा है कि कॉजेस के अंदर क्या है होता है, डाइट में अगर अपन आयरन कम ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, तो अपन डाइट में इंक्रीज कर देंगे किसको, आयरन को, डाइट में इंक्रीज कर देंगे। पहला ट्रीटमेंट इस तरह से हो जाएगा। दूसरा कॉज के अकॉर्डिंग भी करेंगे अपन। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन है किसका, हुकवॉर्म का अगर इन्फेस्टेशन है तो अपन यहाँ पर दे सकते हैं एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन दे सकते हैं अपन, क्योंकि अपन ने पढ़ा है क्योंकि अपन ने पढ़ा है जो हुकवॉर्म होती है उनका इन्फेस्टेशन हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं एनसाइलोटोमा
ड्यूडिनाई, अगर ड्यूडिनम का इन्फेक्शन है एंसाइलोटोमा की वजह से तो उसके लिए उसको ट्रीट करने के लिए अपन एंटी पैरासाइटिक एजेंट दे सकते हैं। उसके बाद में कुक्ड फूड इन आयरन पॉट, इसका मतलब है कि अपन खाना आयरन के बर्तनों में बनाए ताकि आयरन की कमी ना हो और आयरन अपन को इनडायरेक्टली भी बर्तन से मिल सकता है। अगर अपन आयरन के पोर्ट में अगर खाना बनाएंगे तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन यहाँ पर आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट में अपन लेते हैं डेक्स ऑरेंज। डेक्स ऑरेंज ये एक सप्लीमेंट होता है। इसको लेने के टाइम पे अपन को क्या ध्यान रखना है, इसको लेने के टाइम पे अपन को इसको विटामिन सी के साथ लेना है। एक तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको विटामिन सी के साथ लेना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसे अपन स्ट्रो से लेंगे। स्ट्रो मतलब होती है नल की, जैसे अपन जूस वगैरह पीते हैं तो उसको स्ट्रो से लेना है। क्यों? क्योंकि अगर इसको अपन डायरेक्ट लेंगे तो ये टीथ पर जमा हो जाता है और टीथ का डिस्कलरेशन कर देता है, इसलिए अपन को ये स्ट्रो के साथ में लेना है। दूसरा, इसको खाने के साथ लेना है, विद मील लेना है, मतलब विद मील, ठीक है। इसको खाने के साथ लेना है। दूसरा, अगर खाने के साथ में ऑप्शन में ना हो तो अपन इसको बिफोर मील ले सकते हैं, ठीक है। बिफोर मील खाने से पहले ले सकते हैं। देन इस तरह से अपना जो है इसका मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। एंड यही था अपना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना सुनने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।